नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत कटारे। और सबसे पहले बात मंदसौर गोलीकांड की। मंदसौर गोलीकांड को लेकर पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट किया है। गोलीकांड को लेकर शिवराज सरकार को घेरा पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट कर मृत किसानों को श्रद्धांजलि दी है। शिवराज सरकार ने किसानों पर गोलियां चलवाई थी, उन्होंने अपनी ट्वीट में लिखा है। और अपना हक मांगने वाले किसानों पर बरस रही लाठियां, ये ट्वीट है पीसीसी चीफ कमलनाथ का। दरअसल मंदसौर में पिछली शिवराज सरकार में ये गोलीकांड हुआ था। हालांकि उसके बाद सरकार बदल गई और उस दौरान जिन किसानों की मौत हुई थी उन किसानों के लिए मुआवजा राशि भी दी गई थी। परिवारों के लिए नौकरी भी पिछली शिवराज सरकार में दी गई थी। और अब शिवराज सरकार पर एक बार फिर तीखा हमला बोला है पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट के जरिए इस मामले को लेकर। मंदसौर गोलीकांड की बरसी पर पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने इसको लेकर कहा कि तब भी किसान परेशान थे और आज भी किसान परेशान हैं। आज वही समय है जब वो काला दिन जिसमें किसानों पर गोलियां चलाकर उनकी हत्या की। आज वही सरकार है, वही मुख्यमंत्री है और वही किसानों की वेदना है। आप देखोगे कि केंद्र सरकार ने शिवराज सिंह चौहान को कहा कि जो अनाज किसान का और सरकार का सड़ा, इसके लिए सरकार दोषी है, मुख्यमंत्री दोषी है। तो मंदसौर गोलीकांड पर एक बार फिर सियासत चरम पर है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा का बयान आया है। मंदसौर के साथ मुल्ताई कांड की भी बरसी मनाई जाए, ये कहना है वीडी शर्मा का। मुल्ताई कांड के दौरान सीएम थे मिस्टर बंटाधार, ये कह रहे हैं वीडी शर्मा, प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष। दरअसल उन्होंने कहा है कि मंदसौर के साथ मुल्ताई कांड की भी बरसी मनाई जाए। मुल्ताई कांड के दौरान सीएम थे मिस्टर बंटाधार, यानी कि दिग्विजय सिंह का वो याद दिला रहे हैं अपने इस बयान में। उन्होंने हमला बोला। दरअसल मंदसौर गोलीकांड को लेकर कांग्रेस लगातार सरकार को अब घेर रही है। ये पिछली शिवराज सरकार के दौरान का मामला है और एक बार फिर चूंकि मंदसौर में एक विधानसभा सीट पर उपचुनाव होना है, सो इस पर फिर से सियासत शुरू हो गई है। कांग्रेस के पास इस प्रकार की चीजों के अलावा और कुछ बचा नहीं है। मध्य प्रदेश के अंदर वो जमीन खो चुके हैं। केवल अगर कोई उनके पास बचा है तो मिस्टर बंटाधार बचे हैं, जो केवल दिन भर समाज के विरोध में और इस प्रकार की चीजों को उठाने और उभारने का काम करते हैं। भैया, मुल्ताई कांड की बरसी भी मना लो जरा। कांग्रेस के उन मित्रों से पूछना चाहता हूं, इस प्रदेश के बंटाधार मुख्यमंत्री रहे कि कांग्रेस के समय में उनके कार्यकाल में जिस प्रकार से किसानों को भून दिया गया था मुल्ताई के अंदर, कौन की सरकार थी? और मंदसौर के अंदर तो हमारे मुख्यमंत्री उस समय जाकर के तत्काल उनके बीच पहुंचे थे और वहां पर जो घटनाएं जिस प्रकार की हुई थी, उन घटनाओं को तत्काल सरकार ने, जो भी जिम्मेदार रहेंगे उनके खिलाफ कार्रवाई भी हुई, सारी बातें हुई और किसानों के प्रति जो सरकार को करना चाहिए था, हर प्रकार से उनकी मदद करने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। लेकिन दुर्भाग्य है कि दिग्विजय सिंह जी का नेतृत्व मध्य प्रदेश के अंदर है, तो केवल इसके अलावा और कोई बात नहीं। यशपाल सिंह सिसोदिया ने अब कांग्रेस पर निशाना साधा। मंदसौर कांड के लिए कांग्रेस को जिम्मेदार वो बता रहे हैं। मंदसौर कांड की बरसी पर बीजेपी ने मृतकों को श्रद्धांजलि दी है। तो बीजेपी नेता यशपाल सिंह सिसोदिया ने अब इसी मसले पर कांग्रेस को निशाने पर लिया है और मंदसौर गोलीकांड के लिए उन्होंने कांग्रेस के लिए जिम्मेदार बता दिया है। जो तथ्य उजागर हुए थे और कांग्रेस ने जिस प्रकार से षड्यंत्र की राजनीति करी, आग में घी में आग डालने का प्रयोग किया और जिस प्रकार से लोगों को गुमराह कर करके आंदोलन का स्वरूप दिया, कांग्रेस की उस कृत्य को भी कभी भुलाया नहीं जा सकता है। शांतप्रिय मंदसौर और नीमच जिले में अगर कोई घटना घटी थी तो उसके पीछे पूरा के पूरा षड्यंत्र, पूरा के पूरा दोषी यदि कोई है तो कांग्रेस की वह पार्टी है, वह दल है जिसने किसान आंदोलन जो शांतिपूर्वक तरीके से चल रहा था उसको बढ़ाने का काम किया, उसको गुमराह करने का काम किया और उस दुर्भाग्यपूर्ण घटना में 6 किसान कलवित हुए। आज तीसरे वर्ष में उनका स्मरण करते हुए उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। शरद श्रीवास्तव हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, मंदसौर कांड की याद दिलाकर और इस पर
श्रद्धांजलि देकर कोशिशें दोनों की तरफ से ये हैं कि कौन किसानों का ज्यादा हमदर्द है, तरफदार है। शरद, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही है तो ये दो बातें। एक बात ये, चलिए शरद के पास हम दोबारा चलेंगे, लेकिन एक बार आपको फिर बता दें कि मंदसौर गोलीकांड को लेकर एक बार फिर से सियासत शुरू हो गई है। दरअसल मंदसौर की सुवासरा विधानसभा सीट भी है जहां पर उपचुनाव होना है, और ग्वालियर चंबल में भी किसानों का मसला हमेशा प्रमुखता से रहा है, और उस लिहाज से अब मंदसौर गोलीकांड की बार बार याद दिलाई जा रही है। हालांकि इस मसले पर दोनों सियासी दल एक दूसरे को निशाने पर ले रहे हैं। कांग्रेस जहां इसके लिए पिछली शिवराज सरकार को दोषी ठहराती है, तो वहीं बीजेपी का कहना है कि इस पूरे मामले में कांग्रेस ने भड़काने का काम किया था। शरद हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, अब कोशिश दोनों सियासी दलों की ये दिखाने की कि वो किसान के ज्यादा हितैषी हैं, लेकिन एक बात और शरद, कि अब मंदसौर के साथ मुल्ताई भी जोड़ने की कोशिश शुरू हो गई है, मुल्ताई की याद दिलाई जा रही है। देखिए, सिर्फ एक ही बात नहीं है, किसान हमेशा से राजनीति का एक मुद्दा रहे हैं, और तब भी जब बीजेपी की सरकार थी और ये पूरा घटनाक्रम हुआ था, और तब भी जब कांग्रेस की सरकार थी और बड़े बड़े दावे किसानों की कर्जमाफी और बाकी चीज़ों को लेकर किए गए थे। बड़ी बात यही है कि राजनीतिक जो पार्टियां हैं वो किसानों के नाम पर आरोप प्रत्यारोप और तमाम दावे तो करती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो किसान हर बार अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। निश्चित तौर पर आज एक बार फिर से कांग्रेस की ओर से याद दिलाई जा रही है मंदसौर गोलीकांड की, और अब से नहीं दिलाई जा रही है, जब से ये पूरा गोलीकांड हुआ था और शिवराज सरकार थी तब मध्य प्रदेश में, और उसके बाद में किस तरीके से घटनाक्रम रहे, और एक कहीं ना कहीं एक वजह मध्य प्रदेश में जो बीजेपी की सरकार गई उसकी वजह भी किसानों की नाराजगी को भी माना गया। तो निश्चित ही इसका खामियाजा तो बीजेपी को उठाना पड़ा था, इसमें कोई दो राय नहीं है। और जैसा कि आपने कहा कि मुल्ताई को भी याद दिलाया जा रहा है, तो निश्चित ही क्योंकि केंद्र में किसान है, लिहाजा किसानों पर जो राजनीति है वो शुरुआत से होती चली आ रही है और आज एक बार फिर से हो रही है, तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल, शरद रहिएगा हमारे साथ, और रजनीश अग्रवाल जी, भूपेंद्र गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। भूपेंद्र जी, क्या केवल चुनाव के मद्देनजर ये याद आ रही है कांग्रेस को मंदसौर की? चुनाव गुजरेंगे तो शायद किसान फिर भूल जाएं। अभी तो कोई चुनाव है नहीं, और आज जो है वो डेट चुनाव पूछ के तो आई नहीं है। तारीख, जिस तारीख को आपने लोगों को गोली मारी, जिस तारीख को जो है उनके ऊपर ज्यादती हुई, वो तारीख पूछ के आई है क्या कि चुनाव आ गए इसलिए मैं आ रही हूँ? ये आरोप अपने आप में मिथ्या है। दूसरी चीज ये है कि ये एक घटना थोड़ी, बीजेपी के राज की घटनाएं जो है जिनकी हर साल जयंती मनानी चाहिए, कोई एक घटना है? बरेली में तो AK-47 से किसानों को भूना गया था। AK-47 तो जो है आतंकवादियों पे चलाई जाती है, तो वो तो किसानों पे ही चलाई थी इन्होंने जी। क्या दाराजी में 100-200 लोग नहीं बहा दिए थे बांध खोल के? उनकी बरसी भी मनाएगा क्या प्रदेश? क्या जिंदा नहीं जल गए थे बस में, चलती हुई बस में लोग? वीडी शर्मा साहब कह रहे हैं कि मंदसौर की बरसी मनाई जा रही है, और बेहतर होता मुल्ताई की बरसी भी मनाई जाती, वहां भी गोलीकांड हुआ था दिग्विजय सरकार में। इन्हें किसी ने रोका है क्या? मुल्ताई में जो हुआ उसमें जो लोग गिरफ्तार हुए और जो मंदसौर में लोग गिरफ्तार हुए उनकी लिस्ट उठा लीजिए। बीजेपी का नेता गिरफ्तार हुआ, इन्हीं की सरकार ने गिरफ्तार किया, हमने थोड़ी किया है। तो ये बताएं उसको कि जो है कौन लोग इन्वॉल्व थे जी, और ये कौन गुपचुप समझौता कर रहा था उज्जैन से बुला के? रजनीश जी हमारे साथ बने हुए। ठीक जी, ठीक है, आ रहा हूं आपके पास। रजनीश अग्रवाल जी, ये मंदसौर वाकई में क्या एक धब्बा की तरह है कि जब वो दिन लौटता है बीजेपी को जवाब देने पड़ जाते हैं? नहीं, जवाब तो कांग्रेस के सरकार में गृह मंत्री बाला बच्चन जी ने विधानसभा में 19 फरवरी 2019 को दे दिया था। और कांग्रेस जो लगातार जिस प्रकार का दोहरा और दोगला व्यवहार करती है वो भी सबके सामने है। अंदर कुछ, बाहर कुछ, बैठक में कुछ, मीडिया में कुछ। तो इनका जो सगल है और किसानों को धोखा और ठगी करने की जो उनकी प्रवृत्ति और आदत है, लगातार जिस प्रकार का इन्होंने अपना चरित्र चाहे सरकार में हो या विपक्ष में निभाया है, उसे जनता भी जानती है और किसान तो खासकर पहचानता है कि ये किस कदर दोगला व्यवहार करने वाले लोग हैं।
इसलिए ये आज जिस प्रकार का घटनाक्रम को याद करने का मामला है, स्मृति का दिन है, वो एक किसानों के तौर पर, संवेदना के व्यवहार के तौर पर अगर देखें तो रजनीश जी रहेगा, भूपेंद्र जी रहेगा। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा इस वक्त पत्रकारों से बात कर रहे हैं, सुन लेते हैं, फिर चर्चा करेंगे आगे। रैली 10 तारीख को माननीय नितिन गडकरी जी, हमारे केंद्रीय मंत्री, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष, 4 बजे लगभग 50,000 लोग उस वर्चुअल रैली में जुड़ेंगे। ऐसे ही अलग अलग प्रकार के वर्चुअल कॉन्फ्रेंस भी हैं, और जो आज जिसका उल्लेख आपने किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंस, हर जिले में हमारी 2 विधानसभाओं के बीच एक वीडियो कॉन्फ्रेंस है, जिसका अभी मैंने कटनी विधानसभा की जो वीडियो कॉन्फ्रेंस थी उसको संबोधित किया था। इसी प्रकार से सभी मोर्चे, हमारे जितने भी 7 मोर्चे हैं, 7 मोर्चे हर जिले में अपनी एक एक वीडियो कॉन्फ्रेंस करेंगे, और उसमें हजारों लोग जुड़ेंगे, और उसके माध्यम से नौजवान हैं, अलग अलग प्रकार के वर्गों के लोग हैं, अन्य समाजों के जो प्रमुख लोग हैं, उन सारे लोगों के साथ जुड़ने का काम 1 साल के मोदी सरकार की उपलब्धि और पिछले 5 साल के कार्यकाल में जो हमने काम किए और ऐतिहासिक काम जो भारत के अंदर हुए हैं मोदी जी के नेतृत्व में, और कोरोना महामारी के संकट में भी जो एक सफल नेतृत्व की भूमिका माननीय प्रधानमंत्री ने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केंद्र में और मध्य प्रदेश के अंदर जो निभाई है, उन सारे मुद्दों को लेकर हम इन वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के माध्यम से जमीन में जनता के बीच जाने का प्रयास कर रहे हैं। सर, इसको उपचुनाव से भी जोड़कर देखा जा सकता है, क्योंकि बिल्कुल उपचुनाव की तैयारी भी हमारी, केवल ये पूरे देश का अभियान है, लेकिन उपचुनाव में भी आपको ध्यान में होगा कि हमने सभी 2400 विधानसभाओं की वीडियो कॉन्फ्रेंस की, प्रमुख कार्यकर्ताओं की, हम लगातार उनके अभिसंपर्क में हैं, और वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से और इस प्रकार के नई तकनीकी के युग में हम कैसे आगे बढ़ेंगे, इसकी हमारी रचना 2400 विधानसभा के उपचुनाव की भी व्यापक तौर पर हमने बनाई है। बिल्कुल, व्हाट्सएप ग्रुप भी, हमारे बूथ का हमारे व्हाट्सएप ग्रुप बन रहे हैं, केवल कार्यकर्ताओं के नहीं, जनता के व्हाट्सएप ग्रुप बना करके उन तक इन उपलब्धियों को पहुंचाने का काम ऑनलाइन भी हमने बड़ी संख्या में, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर लाखों की संख्या में हम लोगों के बीच पहुंचने का प्रयास इस माध्यम से कर रहे हैं। 24 हमारे प्रभारी हैं, और ये प्रभारी अपने अपने काम में पहले दिन से जुट गए। वैसे तो भारतीय जनता पार्टी हमेशा, मैं हमेशा इस बात का उल्लेख करता हूं कि हम लोग तो 24 आवर लाइव ऑर्गेनाइजेशन है, 24 घंटे जनता के लिए खड़े होने वाले कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल पर, मंडल स्तर पर, जिले के हमारे सभी पदाधिकारी इस काम में हमेशा सक्रिय और तत्पर रहते हैं, जनता की सेवा के लिए खड़े रहते हैं। इसलिए वो सब तो वीडी शर्मा को आप सुन रहे थे। केंद्र की उपलब्धियां आप गिनाने की तैयारी है, वर्चुअल कॉन्फ्रेंसेस के जरिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसेस के जरिए बड़ी बड़ी रैलियां करने का दावा वीडी शर्मा कर रहे हैं, और जो केंद्र के बड़े काम हैं वो जनता तक पहुंचाए जाएंगे। भूपेंद्र गुप्ता जी और रजनीश अग्रवाल जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। तो भूपेंद्र गुप्ता जी, उपचुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं, न केवल तैयारियां शुरू हो गई हैं बल्कि बिसात भी बिछ गई है। बीजेपी तो अपनी केंद्र की उपलब्धियां भी अब गिनाने की तैयारी कर चुकी है इन चुनाव के मद्देनजर। जो है 8 करोड़ जी, जो है लोगों के पहले पड़ गए और 400 से ज्यादा मर गए। बिल्कुल उपलब्धि कि जब रात को 8 बजे जो है ख्याल आया कि साहब जो है ये काम करना है, तो बिना तैयारी के दुनिया चालू कर दी। इन्हें बराबर बताना चाहिए कि जब देश में जनवरी में कोरोना आ चुका था तो इन्होंने लॉकडाउन लगाने के लिए मार्च तक इंतजार किया। इन्हें बताना चाहिए, इन्हें बिल्कुल बताना चाहिए अपनी उपलब्धियां कि जब जो है 22 एयरपोर्ट को रोकना बहुत आसान था, वहां पर स्कैनिंग करना, तो इन्होंने लोगों को देश में आने दिया और पूरे देश में जो है विदेशियों के माध्यम से, विदेश से आए लोगों के माध्यम से कोरोना फैलाना दिया गया। क्यों उनकी जांच नहीं की गई, क्यों उन्हें क्वारंटीन नहीं किया गया? तो अगर ये किया जाता तो पूरा 20 लाख होने से बच जाता। सारी चीज उपलब्धियां हमें गिनाना चाहिए, बिल्कुल गिनाना चाहिए, और देश की जनता वो लोग जी ठीक है, ठीक है, आपकी आवाज सही नहीं पहुंच पा रहे, हम दोबारा आपको जोड़ने की कोशिश करेंगे, दोबारा फोन लगाने की। रजनीश जी, कुछ सवाल भूपेंद्र जी उठा रहे हैं, एक सवाल और भी है
कि वीडी शर्मा कोरोना को लेकर लड़ाई का जिक्र कर रहे हैं। अभी तो कोरोना की लड़ाई खत्म हुई कहां है, कोरोना तो और लगातार विकराल रूप धारण कर रहा है धीरे धीरे। कौन सी उपलब्धि कोरोना से जुड़ी हुई बताएंगे आप? देखिए, कोरोना से सबसे बड़ी उपलब्धि यही है कि आज देश में की 135 करोड़ की आबादी में जिस प्रकार से हम कोविड-19 से लड़ाई लड़े हैं और जिस प्रकार से संक्रमण की दर को नियंत्रित किया है, काबू किया है पूरे जनमानस के साथ में, जनता के सहयोग के साथ में, जबकि कांग्रेस जो राग अलाप रही थी, जो मातम का माहौल खड़ा की हुई थी, वो भी किसी से छिपा हुआ नहीं है। जिस प्रकार से अफवाह फैलाने का काम, जिस प्रकार से अराजकता फैलाने का काम कांग्रेस कर रही थी, इनके पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी समेत, और जो सवाल पूछने की बात कर रहे हैं, निश्चित तौर पर हम बताएंगे, जवाब देंगे कि किस प्रकार कमलनाथ जी ने 17 जनवरी को केंद्र के द्वारा बताए जाने के बाद ही सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म भराकर विदेश से आए लोगों की जो क्वारंटाइन, होम क्वारंटाइन करना था, उनकी निगरानी की व्यवस्था नहीं की। हम बताएंगे किस प्रकार मरकजियों के साथ में उन्होंने सहानुभूतिपूर्वक व्यवहार किया और वो संक्रमण फैलाते रहे। हम बताएंगे किस प्रकार नमक गोदाम पर 70 दिन तक धरना चला और संक्रमण इंदौर में फैलता रहा। हम बताएंगे किस प्रकार इन्होंने ना एक पीपीई किट, ना टेस्टिंग किट की व्यवस्था की, ना बंदोबस्त किया, ना डेडिकेटेड हॉस्पिटल्स के चयन कर पाए। हम बिल्कुल बताएंगे। हम बताएंगे ये सारे मसले हैं, ठीक है, जनता के बीच आप लेकर जाएंगे। बहुत शुक्रिया रजनीश जी हमसे बात करने के लिए। भूपेंद्र गुप्ता जी आपका भी बहुत धन्यवाद। लेकिन कोरोना के मोर्चे पर एक बात जरूर महत्वपूर्ण है कि अब भारत विश्व में 6वें नंबर पर आ गया है, इटली को पीछे छोड़ चुका है कोरोना संक्रमण के मामले में। वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, फौरन लौट। शिक्षा विभाग के ओएसडी की मौत हो गई है। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते उन्हें चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। हालत बिगड़ने पर कुछ दिनों पहले वो भर्ती हुए थे। वेंटिलेटर सपोर्ट पर उन्हें रखा गया था। तो ये बड़ी खबर है कोरोना संक्रमण से जुड़ी हुई। दरअसल कोरोना संक्रमण के चलते उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी की मौत हो गई है। कोरोना संक्रमित होने के बाद उन्हें चिरायु अस्पताल में भर्ती कराया गया था। वेंटिलेटर सपोर्ट पर रखा गया था उच्च शिक्षा विभाग के ओएसडी को, और आज उनकी संक्रमण के चलते मौत हो गई है। चिरायु अस्पताल में वो भर्ती थे, वेंटिलेटर सपोर्ट पर उन्हें रखा गया था। और प्रदेश में लगातार कोरोना का ग्राफ बढ़ता जा रहा है। राजधानी भोपाल में आज फिर 39 कोरोना के नए मामले सामने आए हैं। स्लम एरिया बाणगंगा में 11 कोरोना पॉजिटिव मिले हैं। वहीं सीआरपीएफ कैंपस तक भी कोरोना संक्रमण जा पहुंचा है। सीआरपीएफ कैंपस से आज एक नया कोरोना पॉजिटिव मामला सामने आया है। शाहजहांपुर में कोरोना के 20 नए मरीज सामने आए हैं। वहीं संक्रमित मरीजों में कई बैंक के कर्मचारी भी शामिल हैं। इसके अलावा जिले में कोरोना मरीजों की संख्या अब 31 जा पहुंची है। अगर नीमच का जिक्र करें तो 119 लोगों की रिपोर्ट में 18 मरीज पॉजिटिव आए हैं। न केवल राजधानी भोपाल में कोरोना संक्रमण के मामले बढ़ रहे हैं, बल्कि और दूसरे जिलों में भी मामले बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। शाहजहांपुर में भी 20 नए मामले सामने आए हैं। वहां पर कुछ बैंक कर्मचारी भी कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। इसके अलावा बाणगंगा इलाका राजधानी भोपाल का, जहां पर आज 11 पॉजिटिव मामले एक साथ सामने आए। पूजा माथुर हमारे साथ जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। पूजा, ये 39 मामले जिनमें 11 बाणगंगा इलाके के एक सीआरपीएफ कैंप का, बाकी के जो मामले हैं वो कहां से हैं? देखिए, लगातार कोरोना संक्रमण शहर में बढ़ता ही जा रहा है। बीते दिनों की बात करते हैं तो ये संक्रमण हॉटस्पॉट जोनों से निकल के आ रहा था, लेकिन जिस तरीके से अब अनलॉक फेज 1 की शुरुआत हो गई है, ये संक्रमण हॉटस्पॉट जिलों से निकल करके अब अन्य जगहों पर भी पहुंचता जा रहा है। जो भी कंटेनमेंट क्षेत्र घोषित थे या हॉटस्पॉट जोन शहर में पहले से घोषित थे, वहां ये संक्रमण की चेन तो बढ़ती ही जा रही थी, लेकिन अब ये संक्रमण की चेन उन जगहों से निकल करके अन्य जगह भी पहुंच रही है, जिसकी वजह से अब कोरोना संक्रमण के मामले प्रदेश में बढ़ते ही जा रहे हैं। और बात करें अगर स्वास्थ्य विभाग की, तो उसने पहले ही अंदेशा लगाया है, ये आशंका जताई है कि आने वाले 2 महीने कोरोना संक्रमण के रेट में और उछाल लाते हुए दिखाई देंगे। इसको लेकर के अपनी तरफ से तैयारी करने में जुटा हुआ है विभाग, लेकिन जिस तरीके से लगातार इन्फेक्शन रेट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, यकीनन हॉट जो स्पॉट जोन है उसके साथ ही अब अन्य जगहों पर भी पहुंचता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें बाणगंगा की बात अगर करें तो एक नया स्लम एरिया बनता हुआ दिखाई दे रहा है। जगह चिन्हित हो रही हैं जहां से अब कोरोना संक्रमण के मामले निकल कर आ रहे हैं। कुछ नए हॉटस्पॉट भी बने हैं राजधानी भोपाल में। शुक्रिया पूजा आपका इस जानकारी के लिए। उधर 8 जून से मंदिर खुलने वाले हैं, लेकिन उससे पहले बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पुजारियों से अनुरोध किया है कि वो पूजा पाठ के दौरान
लोगों को आत्मनिर्भर भारत का संकल्प दिलाएं। बीजेपी विधायक का कहना है कि वो मंदिर के पुजारियों से अनुरोध कर रहे हैं वो लोगों को ऐसा संकल्प दिलाएं ताकि हमारा देश आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़े। बता दें कि पीएम मोदी ने आत्मनिर्भर भारत अभियान को शुरू किया है। मैं देश के स्थानीय उत्पादनों के निर्माण को प्रोत्साहन देने के लिए मिशन के रूप में कार्य करूंगा एवं यथासंभव स्वदेशी उत्पादनों को भी खरीदूंगा। 8 जून से देवालय खुलने जा रहे हैं और इसी लिहाज से अब बाबा महाकाल के दर्शन के नियम भी बदलने वाले हैं। महाकाल में दर्शन के नए नियम होंगे। प्री बुकिंग से ही अब महाकाल के लोग दर्शन कर पाएंगे। एक दिन पहले ये प्री बुकिंग करानी होगी। सुबह 8 से 6 बजे तक, सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक दर्शन किए जा सकेंगे। 350 के 4 स्लॉट में श्रद्धालु महाकाल के दर्शन करेंगे। फूल प्रसादी भी जो श्रद्धालु हैं वो नहीं ले जा पाएंगे मंदिर में। 5 आरतियों में श्रद्धालुओं को प्रवेश नहीं मिलेगा। और हमारे साथ आनंद निगम जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ उज्जैन से। आनंद, देश भर से श्रद्धालु पहुंचते हैं महाकाल के दर्शन करने के लिए, लेकिन अब बहुत कुछ बदलने वाला है। दर्शनों में प्री बुकिंग करानी होगी, इसके अलावा कुछ और भी नियम होंगे, गाइडलाइन होंगी जिन्हें फॉलो करना होगा अब श्रद्धालुओं को। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए प्रशांत, तकरीबन 75 से अधिक दिन हो गए हैं लॉकडाउन के कारण जो है बाबा महाकाल का मंदिर है ये बंद है और अब श्रद्धालुओं की वो इच्छा पूरी होने जा रही है और आगामी जो है 8 तारीख को ये मंदिर खुल जाएगा श्रद्धालुओं के लिए। लेकिन अब श्रद्धालुओं के लिए जो आने वाले जो श्रद्धालु हैं उनके लिए मंदिर बहुत कुछ बदलाव सा दिखाई देगा, क्योंकि उनको पहले से प्री बुकिंग करानी होगी। एक दिन पहले बुकिंग के बाद उनके पास एक मैसेज आएगा जिसके बाद ही वो मंदिर के अंदर दर्शन के लिए आ पाएंगे। दूसरा, मंदिर के अंदर वो कुछ भी ले जाके अंदर नहीं ले जा सकते। एक बात और ये कि मंदिर समिति ने ये भी साफ कर दिया है कि 350 के 4 स्लॉट उन्होंने बनाए हैं। हर 350 श्रद्धालुओं के दर्शन के बाद मंदिर का साफ सफाई होगी, सैनिटाइज होगा पूरा मंदिर और उसके बाद ही अंदर जा सकेंगे। एक बात और कि जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आएंगे उन सभी को मास्क पहनना जरूरी होगा। उनको भी साफ तौर पे जितनी भी सावधानियां केंद्र सरकार द्वारा गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करना होगा और इसके अलावा मंदिर समिति ने जो नियम बनाए हैं उन सबका भी पालन करने के बाद ही उनको दर्शन के लिए अनुमति मिल पाएगी। जी बिल्कुल, ये सारे नियम हैं। 8 जून से चूंकि महाकाल के दर्शन भी शुरू हो जाएंगे, उस लिहाज से ये तमाम बातें हैं जो फॉलो करनी होगी श्रद्धालुओं के लिए। शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। और इस वक्त एक बड़ी खबर, भोज यूनिवर्सिटी कैंपस में आत्महत्या का मामला सामने आया है। कैंपस में अपने रिश्तेदार के यहां युवक रह रहा था। लॉकडाउन के दौरान युवक की नौकरी चली गई थी और नौकरी जाने के चलते युवक परेशान चल रहा था। चूना भट्टी पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। तो ये बड़ी खबर है इस वक्त। भोज यूनिवर्सिटी कैंपस में आत्महत्या का मामला सामने आया है। कैंपस में अपने रिश्तेदार के यहां आत्महत्या करने वाला युवक रह रहा था। लॉकडाउन के दौरान बताया जा रहा है कि युवक की नौकरी चली गई थी और इसीलिए लगातार वो परेशान चल रहा था। आखिरकार उसने आत्मघाती कदम उठा लिया, मौत को गले लगा लिया। इस पूरे मामले की चूना भट्टी पुलिस जांच में जुटी है। एक बार फिर आपको बता दें, ये पूरा मामला राजधानी भोपाल स्थित भोज यूनिवर्सिटी कैंपस का है, जहां एक युवक ने आत्महत्या कर ली, मौत को गले लगा लिया। ये युवक यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने रिश्तेदार के यहां ही रह रहा था और जो जानकारी मिली है वो ये कि लॉकडाउन की वजह से युवक की नौकरी चली गई थी और यही उसकी परेशानी का सबब भी था। लगातार वो परेशान था और आखिरी रास्ता उसने मौत चुना। जितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। जितेंद्र, क्या जानकारी और इस मामले में पुलिस क्या इस मामले में अभी एक्शन ले रही, क्या जानकारी जुटाई है पुलिस ने अभी तक? देखिए, ये जो मृतक है ये वही भोज यूनिवर्सिटी कैंपस में रहता था
और इसने अपने हाथ की नस काटकर आत्महत्या कर ली। बताया जा रहा है कि लॉकडाउन के चलते इसकी नौकरी चली गई थी, जिसके चलते इसने आत्महत्या की है। हालांकि परिजन भी लगातार अब इस पूरे मामले को लेकर हंगामा कर रहे हैं। अभी स्पष्ट अभी ये नहीं हो पाया कि युवक कहाँ नौकरी करता था। फिलहाल भोज यूनिवर्सिटी कैंपस में अपने रिश्तेदार के यहाँ रहता था। मृतक का नाम अजय सिंह बताया जा रहा है। पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। शुक्रिया जितेंद्र आपका इस पूरी जानकारी के लिए, धन्यवाद। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। रिलायंस के जियो प्लेटफॉर्म में एक और बड़ा निवेश हुआ है। यूएस बेस्ड इक्विटी फर्म कंपनी सिल्वर लेक ने जियो प्लेटफॉर्म पर 4,546.8 करोड़ का अतिरिक्त निवेश किया है। इससे पहले भी सिल्वर लेक जियो में 5,655.75 करोड़ का निवेश कर चुकी है। दोनों को मिला दें तो कुल 10,202.55 करोड़ के निवेश के साथ अब सिल्वर लेक की जियो प्लेटफॉर्म में 2.08% की हिस्सेदारी हो गई है। वहीं 2 महीने से भी कम वक्त में जियो ने ग्लोबल इन्वेस्ट के जरिए 92,202.15 करोड़ रुपए जुटाए। और इसके साथ ही बुलेटिन में बस इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी है।